हेलो स्टूडेंट्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के ये पार्ट 9 में आज हम देखने वाले हैं प्रीवोस्ट थ्योरी, इमिसिव पावर एंड कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज़ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एंड व्हाट इज़ फेरिस ब्लैक बॉडी। आज हम देखने वाले हैं पहले तो प्रीवोस्ट थ्योरी फॉर द हीट एक्सचेंज। दिस थ्योरी इज़ यूज फॉर द हीट एक्सचेंज। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, दिस थ्योरी was published by the पेरी प्रीवोट। किसने पब्लिश की है? तो पेरी प्रीवोट नाम के साइंटिस्ट ने पेरी प्रीवोस्ट इन 1792 में ये पब्लिश हुई है थ्योरी। ओके, तो इसमें क्या है? तो दिस इज द थ्योरी बेस्ड ऑन द एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू द सराउंडिंग। ओके, तो क्या है, अब सिंपल सा एग्जांपल आप देख लेते हैं कि अगर आपने एक कप में गरम चाय ली है और उसको टेबल पे आपने रख दिया है। अब चाय का जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर है दैन द सराउंडिंग टेम्परेचर। ओके, बहुत कुछ टाइम तक आपने वो चाय रख दी। आफ्टर दैट यू विल ऑब्जर्व दैट कि जो आपकी चाय है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो ये क्या रीज़न है इसके पीछे? तो जो चाय का टेम्परेचर है यानी वो कैसा हो जाता है, वो सराउंडिंग में एक्सचेंज हो जाता है। सराउंडिंग का टेम्परेचर थोड़ा सा कोल्ड है तो वो चाय में आ जाता है, यानी देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम टी टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू टी। ओके, तो यही थ्योरी है अपनी। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं प्रीवोस्ट थ्योरी का क्या है। तो आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट नंबर 1 स्टेटमेंट ही है, ऑल बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर्स अबाउट 0 K रेडिएट थर्मल एनर्जी एंड एट द सेम टाइम दे एब्सॉर्ब रेडिएशन रिसीव्ड फ्रॉम द सराउंडिंग। अब यहाँ पे क्या है कि एब्सोल्यूट 0 के अबव यानी 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन के अबव जो भी बॉडीज़ है टेम्परेचर के अबव, यानी 0 केल्विन के टेम्परेचर के अबव जो भी बॉडीज़ है वो क्या रेडिएट करती है? दे रेडिएट थर्मल एनर्जी एंड वो रेडिएट करते टाइम ही एट द सेम टाइम वो रेडिएशन एब्सॉर्ब भी करती है फ्रॉम द सराउंडिंग। ओके, यानी चाय जो है अपनी गर्म थी वो क्या कर रही है, रेडिएट कर रही है अपनी एनर्जी टू द सराउंडिंग एंड एट द सेम टाइम सराउंडिंग का जो कोल्डनेस है वो क्या कर रही है, एब्सॉर्ब कर रही है। इसलिए आपके चाय कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट समझ में आया। फिर से एक बार मैं पढ़ती हूँ, ऑल बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर्स अबव 0 K। कैसे चाहिए टेम्परेचर, कैसा चाहिए? 0 K, यानी 0 K को क्या बोलते हैं हम लोग? एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। दे रेडिएट थर्मल एनर्जी, क्या रेडिएट करते हैं? थर्मल एनर्जी। ओके, एंड एट द सेम टाइम, और उसी टाइम वो क्या करते हैं? दे एब्सॉर्ब रेडिएशन रिसीव्ड फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग में एनर्जी देते तो है ही, उसके साथ में वो एब्सॉर्ब भी करते हैं सराउंडिंग से एनर्जी। ओके, तो दिस इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ प्रीवोस्ट थ्योरी। तो आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, स्टेट प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट। तो स्टेटमेंट आप ये लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया स्टेटमेंट फिर क्या है? तो अब आपको मालूम है कि कोई भी बॉडी का टेम्परेचर कौन डिसाइड करता है? तो इट इज़ डिसाइडेड बाय द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। कौन डिसाइड करता है? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बट अभी हमने देखा है कि जो बॉडी अबव 0 केल्विन के अबव है, यानी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन के अबव है, वो क्या करती है बॉडी कि इट एब्सॉर्ब द रेडिएशन फ्रॉम द सराउंडिंग। वो क्या करती है बॉडी? वो एब्सॉर्ब करती है रेडिएशन, एब्सॉर्ब यानी लेती है रेडिएशंस फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, तो अगर बॉडी एब्सॉर्ब करती है रेडिएशन फ्रॉम द सराउंडिंग, अगर सराउंडिंग से बॉडी एब्सॉर्ब कर रही है रेडिएशन, ओके, तो क्या होगा? देर इज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? उसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ये समझ में आया कि नहीं आपको? काइनेटिक एनर्जी किसकी इंक्रीज होगी? तो जो एटम्स है बॉडी के उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है,
समझ में आया। अब पहले क्या मैंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी क्या डिसाइड कर रहा है, क्या डिटरमाइन करता है, तो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी यानी क्या है, हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो अब काइनेटिक ये जो एक्सचेंज ऑफ हीट हो रही है, तो बॉडी अगर 0 केल्विन पे है, उसका बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 0 केल्विन के अबव है, सॉरी 0 केल्विन के अबव है, तो वो क्या करती है, हमने अभी देखा ऊपर स्टेटमेंट में कि वो क्या करती है, इट एब्सॉर्ब रेडिएशन फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग से रेडिएशन एब्सॉर्ब करती है। ठीक है, वो क्या करती है, सराउंडिंग से रेडिएशन एब्सॉर्ब करती है। अब रेडिएशन एब्सॉर्ब करती है मीन्स क्या है, वो एब्सॉर्ब कर रही है एनर्जी। ओके, सो इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, तो उसके एटम की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होती है तो वी से दैट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, इट इंक्रीजेस। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि बॉडी एब्सॉर्ब करने की, रेडिएशन एब्सॉर्ब करने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फिर राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो यही मैंने ये आपको 3 नंबर का पॉइंट दिखाई दे रहा है। अकॉर्डिंग टू, मैं पढ़ती हूँ, देखो, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज ऑल द बॉडीज अबव 0 के एब्सॉर्ब रेडिएशन फ्रॉम द सराउंडिंग। 0 के अबव वाले बॉडी क्या करती है, दे एब्सॉर्ब द रेडिएशन या हीट बोल सकते हो आप, फ्रॉम द सराउंडिंग। ओके, अब जैसे मैंने कहा कि एब्सॉर्ब करती है मीन्स क्या है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज मीन्स वी से दैट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी राइजेस, टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब एब्सॉर्ब तो कर लिया, पर हमने अभी देखा ऊपर स्टेटमेंट में आपको दिखाई दे रहा है कि इट रेडिएट थर्मल एनर्जी, एट द सेम टाइम बॉडी रेडिएट्स थर्मल एनर्जी, सो इट्स एनर्जी डिक्रीजेस। यहाँ पे डिक्रीज भी हो रही है, बट एट द सेम टाइम वो एब्सॉर्ब करने की वजह से क्या हो रहा है, उसकी एनर्जी फिर से बढ़ रही है। ठीक है, तो दैट इज टेम्परेचर अगेन इंक्रीजेस। तो इसके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन है, इट इज सेम एज रेट ऑफ एमिशन। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं अभी रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन इट इज इक्वल टू रेट ऑफ इमिशन। समझ में आया ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो रेट ऑफ एमिशन और रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन दोनों सेम क्यों होते हैं? क्योंकि अभी हमने स्टेटमेंट में देखा है कि रेडिएट करती है थर्मल एनर्जी और उसके वही टाइम में वो एब्सॉर्ब भी करती है रेडिएशन। तो अब एब्सॉर्ब करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। ये हो गया, ठीक है। अब रेडिएट करती है यानी दे रही है बाहर एनर्जी, तो एमिट कर रही है, एनर्जी एमिट कर रही है, तो क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी लो हो जाएगा। यानी एट द सेम टाइम उसका टेम्परेचर भी लो हो रहा है और एब्सॉर्ब कर रही है तो टेम्परेचर भी अगेन राइज हो रहा है। तो यानी वी से दैट रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन, यानी अगर वो लूज कर रही है तो वो गेन भी कर रही है ना, तो रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन इट इज इक्वल टू रेट ऑफ इमिशन। ठीक है, रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन इट इज इक्वल टू रेट ऑफ इमिशन। सो वी से दैट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एंड बॉडी इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर बॉडी का कैसा हो जाता है, फिर कांस्टेंट हो जाएगा एंड वी से दैट बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। ओके, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे मैंने जो बोला है वही है कि फॉर अ बॉडी द एब्सॉर्ब रेडिएशन इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम। एब्सॉर्ब रेडिएशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब एब्सॉर्ब रेडिएशन की वजह से क्या हो जाएगा, फिर राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइज हो जाएगा। ओके, यही मैंने बताया था अभी आपको। अब उसी टाइम वो बॉडी भी क्या कर रही है, रेडिएट भी कर रही है, यानी इमिट कर रही है, एनर्जी दे रही है अपनी, तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है उसकी, और इसलिए उसका टेम्परेचर कैसा हो रहा है, लो हो रहा है। ओके, लोअरिंग द टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आया। अब एब्सॉर्ब भी कर रही है तो और उसका टेम्परेचर डिक्रीज भी हो रहा है, यानी फिर वी से दैट द रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज सेम एज
देखो सेम एज लिखा है रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन एंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कैसी हो गई फिर रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड द बॉडी इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग। ओके, समझ में आया? यानी प्रिवोस थ्योरी आपको समझ में आई ना? स्टेटमेंट क्या बोला था कि अबव 0 केल्विन जिसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रेडिएट करती है थर्मल एनर्जी एंड एट द सेम टाइम दे एब्सॉर्ब द रेडिएशन रिसीव्ड फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, तो वी से दैट हियर द रेट ऑफ इमिशन इज इक्वल टू रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन एंड सो द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एंड बॉडी इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। दिस इज नोन एज प्रिवोस थ्योरी। तो इसके वजह से ही हॉट बॉडीज वुड रेडिएट मोर देन द कूलर बॉडीज। सो हॉट बॉडी क्या करेगी? हॉट बॉडी मोर एनर्जी रेडिएट कर सकती है क्योंकि उसके पास में ज़्यादा ही एनर्जी है ना। तो हॉट बॉडी क्या करेगी? मोर एनर्जी रेडिएट करेगी। मोर रेडिएट किसके अगेंस्ट? द कूलर बॉडी। कूलर बॉडी से हॉट बॉडी जो है वो मोर एनर्जी क्या करेगी? रेडिएट करेगी। ओके, ये समझ में आया आपको क्या है? तो यही है अपनी प्रिवोस थ्योरी। और वैसे हॉट बॉडी कूलर बॉडी आपने देखा है, वैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे मंदिरों में या कहीं पे भी यानी जहाँ पे सोशल हॉल रहते हैं तो वहाँ पे भी आपने देखा है कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो वाइट पेंट लगाया हुआ रहता है। तो वाइट पेंट की खासियत क्या है? यानी लाइट कलर की खासियत क्या है? इट रिफ्लेक्ट्स द मोर रेडिएशन देन द डार्क कलर। अगर गर्मी में आपने अगर लाइट कलर के कपड़े पहने तो आपको कम गर्मी होती है क्योंकि लाइट कलर में क्या रहता है कि इट रिफ्लेक्ट्स मोर रेडिएशन देन द डार्क कलर। और डार्क कलर क्या करता है? अगर आपने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना है बहुत और धूप में चले गए तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी। वाई? बिकॉज ब्लैक कलर एब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन देन द लाइट कलर। अगर आप वाइट कलर का ड्रेस पहन के जाओगे तो आपको कम गर्मी लगेगी देन द ब्लैक कलर का अगर ड्रेस पहन के जाओगे तो यानी वी से दैट लाइट कलर रिफ्लेक्ट्स मोर रेडिएशन एंड डार्क कलर्स जो है वो एब्सॉर्ब करेंगे मोर रेडिएशन। ठीक है, तो समझ में आया? दिस इज़ नोन एज प्रिवोस थ्योरी। तो आप ये जो मैंने लिखा है आप आपके हैंडराइटिंग में इसको लिखिएगा और यही अपने नोट्स है तो मैं सब ये इरेज करके देती हूँ आपको, आप इसको ज़रूर लिखिएगा यानी आपको और अच्छे से ये थ्योरी समझ में आएगी। तो ओके, तो यहाँ पे अपनी प्रिवोस थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो अब देखना है हमको कि जो हीट रेडिएट हो रही है बॉडी की वो किसके ऊपर डिपेंड है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क के लिए। ऑन विच फैक्टर डज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द बॉडी डिपेंड। ठीक है, तो कौन से फैक्टर पे ये अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड ऑफ बॉडी बाय अ बॉडी डिपेंड है? तो पहले तो वो डिपेंड है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। किसके ऊपर डिपेंड है? एब्सोल्यूट बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। ओके, दूसरे यानी 0 के अभी हमने देखा है कि 0 के अबव जितनी बॉडी है वही एक्सचेंज ऑफ हीट कर सकती है ना। तो टेम्परेचर पे ही डिपेंड है। टेम्परेचर कैसा चाहिए? अबव द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट मीन्स 0 केल्विन। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी पे डिपेंड रहेगी। देन नेचर ऑफ द बॉडी कि अगर वो पॉलिश है कि नहीं बॉडी या कैसी है, रफ है, स्मूथ है, तो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। द नेचर ऑफ द बॉडी दैट इज़ द मटेरियल, यहाँ पे दिया है मटेरियल, और नेचर ऑफ सरफेस वेदर इट इज़ पॉलिश और नॉट, यानी बॉडी कौन से मटेरियल की है फर्स्ट वो, और उसके बाद में वो बॉडी की सरफेस कैसा है, पॉलिश किया हुआ है दैट इज स्मूथ है या रफ है। तो अगर पॉलिश किया है तो कैसा है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, बॉडी का सरफेस एरिया। और सेकेंड फोर्थ पार्ट है अपना, फोर्थ पॉइंट है अपना टाइम ड्यूरेशन फॉर विच बॉडी एमिट्स रेडिएशन। ठीक है, टाइम का ड्यूरेशन, कितना टाइम लगता है बॉडी रेडिएशन एमिट करती है तो। ठीक है, यानी इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, नेचर ऑफ द बॉडी,
then surface area of the body and time duration for which the body emits radiation. ओके ये 4 फैक्टर्स है, क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स के लिए, इसको आप ज़रूर लर्न करिएगा, ठीक है, समझ में आया। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और आपके हैंडराइटिंग में लिख लो इसको भी, ओके। नेक्स्ट इसमें जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखना है इमिसिव पावर मीन्स क्या। इमिसिव पावर यानी क्या, बॉडी हीट जो रेडिएट कर रही है वो कैसी है, तो उसका देखेंगे। तो पहले देखेंगे व्हाट इज़ इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी एंड उसके डायमेंशंस भी देखने हैं, यूनिट भी देखना है, ठीक है। इमिसिव पावर यानी क्या है, तो आपको डेफिनेशन दिख ही रही है। तो जो हीट रेडिएट हो रही है पर यूनिट एरिया एंड यूनिट टाइम, इट इज़ नोन एज इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर। जो अमाउंट ऑफ हीट इज़ डिनोटेड बाय क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड और कितने सरफेस एरिया है, कितने सरफेस एरिया पर से वो रेडिएट हो रही है, तो इसलिए सरफेस एरिया एंड कितना टाइम लग रहा है। अभी हमने फैक्टर्स में ही देखा है ये कि इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच बॉडी एमिट्स रेडिएशन, ये हमने देखा। देखो हम अगेन पीछे जाएंगे तो इसमें हमने देखा है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी पे डिपेंड है, अगेन सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी पे डिपेंड है, नेचर ऑफ द बॉडी पे है ही, पर अगेन सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी पे डिपेंड है और टाइम ड्यूरेशन पे भी डिपेंड है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कैसे है, और अमाउंट बोल सकते हैं या क्वांटिटी ऑफ हीट, इट इज़ डिनोटेड बाय क्यू, क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यूनिट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ओके, ऑफ द बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। तो दिस इज नोन एज इमिसिव पावर। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, देखो डेफिनेशन 1 नंबर के पॉइंट पे मैंने लिखी है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएटेड पर, क्वांटिटी ऑफ हीट इंपॉर्टेंट है, क्यू मीन्स क्वांटिटी ऑफ हीट, ठीक है, रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दोनों भी नीचे है डिनोमिनेटर में, ठीक है, इज डिफाइंड एज इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर। सो इट इज डिनोटेड बाय, इमिसिव पावर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, आर इज इक्वल टू, इसलिए लिखा है आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए इंटू टी, वेयर क्यू इज क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएटेड, ओके, ए इज यूनिट एरिया, टी इज यूनिट टाइम, ठीक है, समझ में आया। तो अब इसके ऊपर से व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इमिसिव पावर निकालेंगे। अब Q यानी अमाउंट, क्वांटिटी ऑफ हीट है, अमाउंट ऑफ हीट है, वो हीट का यूनिट है जूल पर। अब A मीन्स एरिया है यहाँ पे, तो एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर एंड टाइम का यूनिट है सेकंड, यानी एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ इमिसिव पावर इट इज इक्वल टू जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड, ऐसा भी बोल सकते हो, और जूल मीटर रेस्ट टू द पावर -2 सेकंड रेस्ट टू द पावर -1, ऐसा भी बोल सकते हो, आपके हिसाब से लिख सकते हो। और इसको कंबाइनिंगली इट इज़ नोन एज, दूसरा यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि जूल पर सेकंड इज नोन एज वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, वेबर, ठीक है। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। यहाँ तक आपको W पर मीटर स्क्वायर, ओके, सॉरी यहाँ पे वेबर नहीं, वैट पर मीटर स्क्वायर चाहिए, मैं गलती से बोल रही हूँ ऐसा, ठीक है, सॉरी। तो W पर मीटर स्क्वायर, ओके, ये समझ में आया। फिर ऐसा यूनिट क्या है, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड और जूल मीटर रेस्ट टू द पावर -2 सेकंड रेस्ट टू द पावर -1, ओके। और ये जूल पर सेकंड की जगह आप क्या लिख सकते हो, W, यानी ये क्या है, वैट पर मीटर स्क्वायर, ओके। ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट उसके डायमेंशंस निकालने हैं आपको,
ठीक है। तो डायमेंशंस क्या है उसके हम देखेंगे, व्हाट आर द डायमेंशंस। डायमेंशंस है यहाँ पे दिए हैं L रेज टू द पावर 0, M रेज टू द पावर 1 एंड T रेज टू द पावर -3। बट हम निकालेंगे इसको क्या है, तो अभी हमने देखा है कि R इज इक्वल टू क्या है, इक्वेशन अपना Q अपॉन AT, ठीक है। तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ Q, Q इज द हीट रेडिएटेड है ना, क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएटेड। तो हीट यानी जूल के डायमेंशंस क्या है, तो L2 M1 T -2, ओके। हीट के डायमेंशंस, एनर्जी के डायमेंशंस लिखने हैं यहाँ पे, ओके। और एरिया के डायमेंशंस क्या है, L² मीटर स्क्वायर है ना, एरिया इज मीटर स्क्वायर, तो ओनली L² इज प्रेजेंट और टाइम सिंगल ही है, तो यहाँ पे T रेज टू द पावर 1। एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो इसलिए L रेज टू द पावर 2 प्रेजेंट था। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो L2 और नीचे का L2 ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, दैट इज 2 - 2 इट बिकम्स 0, और M रेज टू द पावर 1, T रेज टू द पावर -2 और नीचे वाला -1 ऊपर गया तो इट इज़ -3। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ इमिसिव पावर। क्या है डायमेंशंस ऑफ इमिसिव पावर देन, L रेज टू द पावर 0, M रेज टू द पावर 1, T रेज टू द पावर -3। These are the dimensions of emissive power. ओके, समझ में आया। तो अब हमने जैसा कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ये रिफ्लेक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन देखा था, वैसे और एक कोएफिशिएंट आज हम देखने वाले हैं, इट इज़ नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन क्या है वो देखेंगे अभी। तो ये है एक रेशो किसका रेशो है, तो इट इज़ द रेशो ऑफ इमिसिव पावर टू द इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। समझ में आया क्या है, तो आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मूला E इज इक्वल टू R अपॉन RB, ऐसा दिया है ना। तो पहले तो है R क्या है, R इज द इमिसिव पावर, मैं लगे तो यहाँ पे लिखती हूँ इमिसिव पावर ऑफ सरफेस, इमिसिव पावर ऑफ सरफेस डिवाइडेड बाय RB है, इट इज इमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक सरफेस, ओके, ब्लैक सरफेस। तो इट इज़ नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन यानी क्या है फिर, इट इज़ द रेशो है, किसका रेशो है, R यानी क्या है, इमिसिव पावर ऑफ सरफेस, और RB यानी क्या है, इमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक सरफेस। ठीक है, दो सरफेसेस लेना है और दोनों भी कैसे है, बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर। दोनों भी कैसे है, दोनों भी सेम टेम्परेचर के सरफेसेस है, बोथ आर एट सेम टेम्परेचर, बोथ आर एट सेम टेम्परेचर। तो अब कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन के डेफिनेशन देखेंगे क्या है, तो द कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, और उसको क्या बोलते हैं, एमिसिविटी भी बोलते हैं, ऑफ और डिनोटेड बाय E, स्मॉल e से दिखाते हैं, ठीक है, ऑफ ए गिवन सरफेस इज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर R ऑफ द सरफेस टू द इमिसिव पावर RB ऑफ परफेक्ट ब्लैक सरफेस एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर चाहिए, दोनों सरफेस का टेम्परेचर कैसा चाहिए, सेम चाहिए, इसलिए वी हैव E इज इक्वल टू R अपॉन RB, E इज इक्वल टू R अपॉन RB। समझ में आया ये क्या है। तो अब परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन कितना रहता है, इट इज़ इक्वल टू 1, E इज इक्वल टू 1। और फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टर के लिए, रिफ्लेक्ट कर रहा है ना वो, तो इट इज़ E की पावर क्या रहती है, इट इज़ E इज इक्वल टू 0। इमिसिव पावर की वैल्यू क्या रहेगी, इट इज़ E इज इक्वल टू 0। ये आपको याद रखना है, MCQ में भी आ सकता है। फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन इट इज़ इक्वल टू 1, और फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टर E इज इक्वल टू 0, ओके। एंड इफ़ वी कंसिडर ऑर्डिनरी बॉडी के लिए E की वैल्यू कैसी रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी, बट इट इज़ लेस देन 1 रहेगी, ठीक है। ग्रेटर E कैसा रहेगा, वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा E,
बट इट इज़ लेस देन 1, यानी 0 to 1 के बीच में ई की वैल्यू चाहिए। जैसे 0.5 अलाउड है, 0.9 तक अलाउड है, 0 to 0.9 तक अलाउड है यहाँ पे। ओके, 0 नहीं अलाउड है, हाँ, क्योंकि इक्वल टू नहीं दिया। 0.1 से लेकर 0.9 तक अलाउड है, और यहाँ पे नहीं तो इक्वल, अगर 1 अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है। ओके, तो 1 अलाउड नहीं है, तो 0 to 1 के बीच के जितनी भी वैल्यूज़ है वो सब अलाउड है फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। ई की वैल्यू क्या है? फ्रॉम 0 to 1। ओके, समझ में आया? ई इज़ ग्रेटर देन 0, ई 0 से तो ग्रेटर है, बट इट इज़ लेस देन 1। ठीक है, ये समझ में आया? परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए ई इज इक्वल टू 1 है, परफेक्ट रिफ्लेक्टर के लिए ई इज इक्वल टू 0 है, और ऑर्डिनरी बॉडी के लिए 0 इज लेस देन, सॉरी, ई इज ग्रेटर देन 0 बट इट इज़ लेस देन 1। ओके, ये यहाँ तक आपको समझ में आया? मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। तो इसको आप लिख लीजिएगा। लगे तो मैं ये सब पूरा इरेज कर देती हूँ, यानी आपको अच्छे से लिखते आएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये हो गया अपना, सब पूरा हो गया। अब इमिसिव पावर लार्जर कब है? रफ सरफेस अगर आपने कंसिडर किया तो इमिसिव पावर इज़ लार्जर फॉर द रफ सरफेसेस एंड स्मॉलर फॉर द स्मूथ एंड पॉलिश सरफेसेस। लार्जर किसके लिए है? लार्ज, ई इज़ लार्ज है किसके लिए? रफ सरफेस के लिए। रफ के लिए लार्ज है, ई की वैल्यू ऐसा याद रखना है आपको, यानी अच्छे से याद रहता है। स्मॉलर कब है? व्हेन वी कंसिडर स्मूथ और पॉलिश सरफेस। स्मूथ पकड़ो या पॉलिश सरफेस है तो इमिसिव पावर कैसी रहती है? लार्ज रहती है। और इमिसिव पावर जो है स्मॉलर कब रहती है? व्हेन वी कंसिडर स्मूथ और पॉलिश सरफेस। लार्ज रहती है रफ सरफेस के लिए, और स्मॉल रहती है स्मूथ और पॉलिश सरफेस के लिए। ठीक है, और इमिसिविटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इमिसिविटी किसके ऊपर डिपेंड है? इट वेरी होती है। अगर टेम्परेचर चेंज हो गया इमिसिविटी बदलती है, या वेवलेंथ चेंज हो गया तो इमिसिविटी चेंज हो जाती है। ठीक है, दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। ओके, ये सब याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये समझ में आया? आज बहुत इजी टॉपिक लिया है मैंने, और आप सब इसको अगर मेरे साथ अगर इसको रीड या लर्न करोगे नहीं तो मैं आगे आगे जा रही हूँ। अगर आप मेरे साथ नहीं हो तो आपको प्रॉब्लम आती जाएगी। तो प्लीज़ मेरे साथ ही आप रहो और राइट डाउन करते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेने वाली हूँ किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इसको लर्न करो और राइट करो, पहले लर्न करो। ठीक है, ओके, देन चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।